जब उम्मीद हो गई पूरी, चांद की जमी पर जब उतरा चंद्रयान, चांद पर पहुंचकर इसरो ने बनाया मान। अंतरिक्ष में चंद्रयान और बुलंदी पर पहुंचा हिंदुस्तान। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुपर्णा आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलों की ओर से एक खास कार्यक्रम। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज 23 अगस्त यानी आज नेशनल स्पेस डे है। श्रोताओं, आज ही के दिन 2023 को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन की सफल लैंडिंग होते ही भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई उपलब्धि हासिल की है और इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सत्ता पर सुरक्षा और सुरक्षित लैंडिंग करना था। और दोस्तों, इसी खास दिन के लिए हम आज हाजिर है एक खास कार्यक्रम लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में यानी हमारे आकाशवाणी हाफलों के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर डेविड पेगू जी। वे हमारे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज फिजिक्स डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर डेविड पेगू जी, आपका हमारे आकाशवाणी हाफलोंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुपर्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर डेविड पेगू जी से जानेंगे चंद्रयान 3 संबंधित कुछ बातें। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम हमारे गेस्ट डॉक्टर डेविड पेगू जी के साथ। सर, तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज एक खास दिन है और ये खास दिन के बारे में आपका क्या कहना है? पहले सुपर्णा, तुमने सही इंट्रोडक्शन किया है। जी सर। नेशनल स्पेस डे, आज का दिन है नेशनल स्पेस डे, जो भारत पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला छोटा और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जैसा नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया था। इसी के दौरान हम लोग इस बार पहले नेशनल स्पेस डे, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सारा इंडिया, भारत मना रहा है। और ये चंद्रयान 3 जो है वो उसका 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था और 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सुरक्षित और नरम लैंडिंग को पूरा किया और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर को तैनात किया था। तो इसका जो शुरुआत है 14 जुलाई को हुआ था 2023 में और कक्षा में, चंद्र के कक्षा में 5 अगस्त को पहुंचा था। और इस मिशन के साथ जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बोल के जो एक गया था, ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग हुआ था। जी सर। उसी की दौरान सिलसिले में हम लोग 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। जी सर। सर, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 की खासियत के बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रयान 3 के खासियत बोलने से तो बहुत सारा है। पहला है, चंद्रयान 3 एक भारतीय मिशन है जिसने 2023 में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारा था। ये भारत का अंतरिक्ष चंद्रयान कार्यक्रम का तीसरा मिशन था। चंद्रयान 3 के बारे में बोलने से पहले हम लोग कुछ जानकारियाँ चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का भी लेना चाहिए, तब इसका खासियत अच्छा से पता चलेगा। जब हम लोग बोलते हैं चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलपूर्वक लॉन्च किया गया था। उसी चंद्रयान 1 ने एक पॉइंट पर इम्पैक्ट किया था। ये एक इम्पैक्ट मिशन था। इम्पैक्ट मिशन मतलब ये वो लैंडिंग नहीं किया था, वो क्रैश कर गया था जी। ये वो स्थान का नाम दिया था जवाहर पॉइंट। ये जवाहर पॉइंट चंद्रयान 1 का
मिशन इम्पैक्ट प्रूफ 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चंद्रयान 1 ने निर्णायक रूप से चंद्रमा पर पानी का निशान खोजे थे और ये एक पथ प्रदर्शक रूप में क्षेत्रों में पानी की बर्फ की 20 खोज की थी। चंद्रयान 1 ने निर्णायक रूप से चंद्रमा पर पानी की निशान खोजे। ये एक पथ प्रदर्शक खोज थी। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी को भी खोज की। इसने चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का उपस्थिति का भी पुष्टि की थी। जी सर। इसी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करना एक चंद्रयान 3 के लिए चैलेंजिंग था। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलपूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का लैंडर अपने उच्च वेग मतलब हाई वेलोसिटी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि इसरो के अनुसार इसका ऑर्बिटर बहुत अच्छी तरह से अभी भी काम कर रहा है। जी सर। तो चंद्रयान 2 जो है हाफ सक्सेस मिशन था, वो उसका जो ऑर्बिटर है अभी भी घूम रहा है, अभी भी हाई रेजोल्यूशन इमेज धरती को पहुंचा जा रहा है। लेकिन वो जो लैंडिंग था, लैंडिंग के टाइम में जो प्रज्ञान रबर जो था वो क्रैश कर गया था ड्यू टू वेरियस रीजन। उसमें से जो हाई वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो हार्ड लैंडिंग करने की वजह से और सरफेस के ऊपर क्रैश हो गया था। तो ये सब बहुत सारा चुनौतियाँ था चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 इसलिए बहुत सारा मॉडिफिकेशन के साथ इसरो ने भेजने का ये मिशन सक्सेस करने के लिए प्लान किया था। इसके लिए चंद्रयान 3 जिसकी सफलता ने भारत को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया था। इसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से भारत को सम्मानित किया गया था। भारत के अलावा केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की उपलब्धि हासिल कर गए थे। तो ये सब जानकारी था चंद्रयान 3 का खासियत। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का भारतीय समाज और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ये चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा था और अभी भी देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 के लाभों में भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ावा देना और नई नौकरियों का सृजन शामिल है। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के कोई प्रबंधक सबक मैनेजमेंट लेसन भी शामिल है। ये उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के रुचि बढ़ाने और क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगी। ये और प्रौद्योगिकी विकास में सुधार होगा और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह चंद्रयान 3 सफल होने के साथ साथ हर भारतीय का एक विश्वास आ गया है कि हम लोग भी एक चंद्र के ऊपर मून सरफेस में हम लोग भी कदम रख सकते हैं। जी जी। और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, विश्वास हुआ कि हम लोग का जो स्पेस साइंस में जो रिसर्च करना चाहते हैं उस लोग को एक अलग सा एक प्रेरणा मिला है। बच्चों को जब रात को चंद्रमा देखेंगे उन लोग को भी एक विश्वास मिलेगा, हम लोग भी वहाँ में जा चुके हैं। उस लोग को एक नया मोटिवेशन मिलेगा इसके ऊपर काम करने का, पढ़ने के लिए। तो एक बहुत सारा एक बदलाव आ रहा है और आने का मौका मिला है सबको इसी एरिया में, और बहुत विस्तार से काम करने के लिए साइंटिस्ट लोग को और नौजवानों को खास करके वो लोग ये स्पेस रिसर्च इसरो के साथ जोड़ने के लिए एक नया एक कदम दिया है। जी सर। सर, मैं अभी ये पूछना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 मिशन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ऐसा बोलने से तो चंद्रयान 3 का बहुत सारा चुनौतियाँ है। जैसा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने जो नहीं कर पाया उसको करके दिखाना था। जी। चंद्रयान 2 क्यों फेलर हुआ इसको भी अच्छा तरह से रिसर्च करने के बाद
उसको मॉडिफिकेशन करके उसको भेजना था। भेजने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था। तो पहला ये चंद्रयान 3 मिशन का कोई चुनौतियाँ सामना करना पड़ा, जैसा जिनमें कठोर चंद्र सतह, हार्ड लूनर सरफेस, अनइवन सरफेस है चंद्रमा की, उसके ऊपर लैंडिंग करना पड़ा था। रिमोट लैंडिंग साइट, ड्रस्ट लैंडिंग साइट और कठिन संसार स्थितियाँ, डिफिकल्ट कम्युनिकेशन कंडीशन में उसको काम करना पड़ा था। जी सर। जैसा और कुछ चुनौतियाँ था, जैसा चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के सतह सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस के कारण चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर का गति धीमी हो गई थी, उसको भी सामना करना पड़ा था। रोवर का विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि वहाँ में ज़्यादातर शेडो पार्ट रहता है दक्षिणी साउदर्न पॉल में, और बहुत बड़ा बड़ा पत्थरों का सामना करना पड़ा था। चंद्र सतह सरफेस में बहुत बड़ा क्रेटर्स था, गड्ढों के कारण प्रभावित हुआ था। तो ये सब बहुत सारा मतलब समस्या, चुनौतियाँ चंद्रयान 3 हासिल करने के बाद उस मुकाम में पहुंचा था। जो चंद्रयान 2 का जो प्रॉब्लम था, जो जिसकी वजह से वो हाफ सक्सेस रहा, वहाँ में से पहला कारण है वो जो चंद्रयान 2 में एक केंद्रीय जोड़, सेंट्रल थ्रस्ट और 5 पैर 5 लेग्स थे। चंद्रयान 3 में से उसको मॉडिफिकेशन करके केंद्रीय जोड़ को हटाया। जी। मतलब 5 इंजन था, 5 इंजन के साथ साथ 5 लेग्स था। लेग्स में एक लेग्स में ज़्यादा जोर दिया था, सेंट्रल जो थ्रस्ट उसमें ज़्यादा जोर होता था, लेकिन बाद में चंद्रयान 3 में इसको मॉडिफिकेशन करके केंद्रीय जोर को हटाया और हाई वेलोसिटी लैंडिंग के लिए पैरों को मजबूत किया। जी सर। और एक्स्ट्रा पावर के लिए अधिक सोलर पैनल जोड़ दिया था चंद्रयान 3 में। सो ये सब चंद्रयान 2 का जो फेलर था उसको ओवरकम करने के लिए ये सब चुनौतियाँ लेके मतलब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हुआ था। सर, अगर किसी स्टूडेंट को यानी किसी युवा को साइंटिस्ट बनना है तो उसे किस तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा? अच्छा, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। अभी नया बहुत सारे हम लोग का युवा पीढ़ियों को साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहन मिला है, स्पेशली चंद्रयान 3 का सफल रूपायन होने के बाद हम लोग का जो नौजवान है स्पेस रिसर्च के ऊपर एक नया प्रेरणा मिला है। तो देखिए, पहले तो जो स्टूडेंट है वो लोग को बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम करने के बाद हायर सेकेंडरी साइंस में पढ़ने से ज़्यादा प्रिफरेंस मिलेगा। साइंस में अपना रुचि के अनुसार PCM या PCB ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। स्पेशली जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पहले साइंटिस्ट तो होगा ही, साइंटिस्ट के पहले बहुत कुछ तैयारी करना पड़ता है। जैसा रिसर्च फील्ड में जाना पड़ेगा, रिसर्च फील्ड में जाके बहुत सारा जर्नल के साथ, बहुत सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ, नेशनल साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन होना पड़ेगा। वो लोग को नया जो खोज है उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एरिया सुनना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पर्टिकुलरली मैथ्स का जो इम्पोर्टेंस बहुत रिसर्च में बहुत होता है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सारा रिसर्च तो मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वो इसको स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए जी। इसलिए जिसको साइंटिस्ट बनना पसंद करेगा और चाहते हैं वो लोग मैथ्स को नहीं छोड़ के, मैथ्स को एटलीस्ट बैचलर डिग्री तक, BSc तक मैथ्स लेने से और फ़ायदा होगा। मैथ्स ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का आदमी लोग ही साइंटिस्ट बन सकता है। बायोलॉजी का जो बैकग्राउंड है, वो लोग सोशल साइंस का बैकग्राउंड है, वो लोग भी साइंटिस्ट बन सकता है। खाली उसका जो एम हो और एरिया है, इसको रेस्ट्रिक्ट करके इसी के अनुसार उसको पूरा प्रिपरेशन करना है। आज आप जिस विशिष्ट क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट विचार रखें, जैसा फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, सोशल साइंस और अन्य जैसे मिश्रित विकल्पों की ध्यान में रखते हुए अपने स्नातक का डिग्री चुने। पहले स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री करें। जो स्टूडेंट अपने रुचि वाले विषय में BTech, BSc या B.Pharm आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी अपना सकते हैं। जी सर। भारत से कोई बहुत सारे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जो आप
स्नातक डिग्री के बाद दाखिल करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सब इंस्टीट्यूट में आपका एजुकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग का रिसर्च होगा और उस इंस्टीट्यूट में जाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और ऊपर जाने का मौका मिलेगा। जैसा सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री दैट प्रोवाइड स्किलफुल साइंटिस्ट ट्रेनिंग एजुकेशन देते हैं, जैसा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, DRDO बोलता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंस्टीट्यूट में जाने से स्नातक डिग्री के बाद अपना जो साइंटिस्ट का जो सपना है वो पूरा होने का ज़्यादा चांस रहता है जी सर। क्योंकि यही सब इंस्टीट्यूट में वो रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तीनों मिला के आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलता है। जी सर। ये सब इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट CSIR की तरह से भी जा सकते हैं, जैसा नेट JRF करके जाने से तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसको सारा कुछ CSIR से गवर्नमेंट की तरफ से देगा, खाली उसको पढ़ाई करना है, रिसर्च करना है और आगे बढ़ना है। जी सर। सर जाते जाते आज के दिन आप हमारे डिमा हसाओ के युवाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? डिमा हसाओ के युवाओं को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें तो बहुत सारा मौका है, खाली लेने के लिए हम लोग इच्छुक होना पड़ेगा। कोई पढ़ाई कर रहा है, अच्छा से पढ़ाई कर ले। कोई गेम एंड स्पोर्ट्स खेल रहा है, अपना गेम एंड स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे। कोई एक इनोवेशन लेके कुछ एंटरप्रेन्योर रन करना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा के कुछ काम नहीं होने से वो लोग आके ये कर सकता है। तो डिमा हसाओ में अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि यहाँ में हम लोग का फायदा क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिमा हसाओ, हम लोग का हावलॉन्ग में एडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग को इसी सब को लेके हम लोग आगे बढ़ना है। हम लोग कंपेयर नहीं करना है, बाहर में वो है, दिल्ली में वो है, गुवाहाटी में वो है, लेकिन यहाँ में हम लोग का यहाँ में भी बहुत सारा एडवांटेज है। जैसा पहला एडवांटेज हम लोग का तो यहाँ में एनवायरनमेंट, वेदर, टूरिज्म पर्पस है। टूरिज्म बहुत अच्छा अभी हम लोग का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और एक बात है, हम लोग का यहाँ में आदमी लोग का टाइम बहुत मिलता है, क्योंकि हम लोग को सब कुछ नज़दीक में है। बाहर में जाने से तो एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए बहुत दूर जाना पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन यहाँ में जो टाइम है इसको हम लोग यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को थोड़ा पैसा मतलब सही तरीके से यूटिलाइज करना है, यही इसके ऊपर खाली ध्यान देना है। एक पढ़ाई के साथ साथ आपका हॉबी पे ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। हॉबी के ऊपर जिस हॉबी में चाहते हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट है, उसी के हॉबी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है। आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसमें अगर आपको इच्छुक है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। जो हम लोग का यहाँ में है उसको लेके हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ में जो नहीं है उसको ज़्यादा टेंशन लेके फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए डिमा हसाओ युवाओं को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना जो कीमती समय है उसको, जैसा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कुछ सीख के आगे बढ़ना है जी। जैसा अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ में नहीं है, बाहर में सीख के भी यहाँ में आके फिर इसका बढ़ावा देना है। हम लोग का जो लोकल पीपल है, जो लोकल आदमी है, उसको भी हम लोग पुश कर सकता है करने के लिए, क्योंकि यहाँ में डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। जी। इसलिए बहुत कुछ है डिमा हसाओ में युवाओं को करने के लिए, खाली इसको कैसे करे एक परिकल्पना चाहिए और एक डिस्कशन चाहिए और उसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने। डॉक्टर डेविड पेगू जी, आप हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग स्टूडियो पे आए और हमारे साथ इतनी सारी जानकारी बांटी, हमें समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुवर्णा, जो आपने मुझे इसी एक महान दिन में याद किया है। मैं सारा ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग की कर्मकर्ताओं से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगे, स्पेशली तुमको जो आगे मुझे इनवाइट किया, आज बुलाया, थोड़ा शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम इन्हीं जानकारियों के साथ यही समेट रहे। आप लोग मुझे यानी सुवर्णा को दीजिए इजाज़त। आज के लिए धन्यवाद और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग।